नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आपको याद होगा मोदी जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे और उसके बाद भी उन्होंने कितनी बार ऐसे बयान दिए कि अगर देश में रुपये की वैल्यू घटती है, यानी कि रुपया अगर घटता है तो देश की साख गिरती है, देश की जो पासपोर्ट वैल्यू है वो घटती है। और उन्होंने उस समय जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार मनमोहन सिंह जी को कोसा था कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए और इतने बड़े इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर होकर वो देश की रुपए की वैल्यू को नहीं संभाल पाए। आज वही चीज हो रही है। बजट अभी पेश हुआ ये 1 तारीख को, और बजट के बाद आज पहला वर्किंग डे था, क्योंकि मंडे था और सबकी नजरें थी शेयर बाजार के ऊपर। तो देश का आम बजट पेश होने के बाद एक साथ आज सोमवार को डबल झटका लगा है। और बजट 2025 के बाद पहले कारोबारी दिन जहां एक और शेयर बाजार तगड़ा गोता लगाया है, वहीं पर जो करेंसी है, जो भारतीय रुपया यानी कि करेंसी ने भी गिरने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब डॉलर के मुकाबले रुपया 87 के पार निकल गया है। और अगर मार्केट की हम बात करें तो बीएसई सेंसेक्स कारोबार के दौरान 700 अंक से ज्यादा फिसला है और एनएसई निफ्टी 250 अंक के आसपास टूट गया है। अभी ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए ने अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को करेंसी मार्केट ओपन होने के कुछ ही देर बाद इंडियन करेंसी रुपी पहली बार फिसलकर 87 के स्तर पर आ गया है और शुरुआती कारोबार में रुपया 67 पैसे टूटकर 87.29 प्रति डॉलर के अब तक के रिकॉर्ड लो लेवल पर था। और इससे पहले रुपया बीते सप्ताह शुक्रवार को 86.61 के लेवल पर क्लोज हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है और इंडियन करेंसी का लगातार टूटना बड़ी चिंता का विषय है। और इसमें डॉलर के मुकाबले लगातार गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। किसी भी देश की करेंसी में गिरावट न केवल सरकार पर बल्कि आम जनता पर भी विपरीत असर डाल सकती है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब डॉलर के मुकाबले रुपए अगर 87 रुपए पर 87 उसकी अगर वैल्यू पहुंच गई है, तो ये भारत की राजनीति, भारत की जो अर्थव्यवस्था है और आम जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री और इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर मेहरोत्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगणमन 7। और रुपए डॉलर के मुकाबले रुपए का 87 पार करना, सर, ये कितना बड़ी चिंता का विषय है। और याद करिए जब मोदी जी खुद कहते थे कि रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, आज मोदी जी क्या कहेंगे? आज मोदी जी इस रुपए को क्यों नहीं बचा पाए? जी। मोदी जी को बचाने के लिए बहुत मुश्किलात हैं, इसी वजह से नहीं बचा पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसका थोड़ा सा इतिहास, आर्थिक पहलू समझ लेते हैं, फिर इसके राजनीतिक पहलू पे आ जाते हैं जल्दी से। तो आर्थिक पहलू ये है कि पहली बात तो आपके श्रोताओं को ये समझना जरूरी है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर मजबूत होने का कारण एक बहुत बड़ा ये है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ है, एम्प्लॉयमेंट ठीक से चल रहा है, ग्रोथ रेट भी ठीक है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे एक कॉन्फिडेंस है अमेरिकी इकोनॉमी की। अच्छा, तो इन सब वजहों से डॉलर वैसे भी मजबूत हो रहा था। अब डॉलर जब मजबूत होगा तो रुपया गिरेगा। अच्छा, बात यह है कि आरबीआई अभी तक कई महीनों से रुपये को डॉलर के मुकाबले, डॉलर की तुलना में थामे बैठा था। इस तरीके से थामे बैठा था कि वो डॉलर काफी बहा रहा था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपये की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि मोटी बात यह है कि हमारी इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है अमेरिका की इन्फ्लेशन रेट से, तो और डॉलर जब अगर मजबूत हो रहा है तो हमारा रुपया गिरने की संभावना बढ़ती है। और भी करेंसीज गिरी है, एशियाई करेंसीज गिरी ना। ऐसी स्थिति में अभी तक वो डॉलर खर्च कर रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे करीब $70 बिलियन नीलू जी गिरे थे।
अब आरबीआई ने निर्णय ले कर लिया है कि अब इसको गिरने ही दो। देखिए, अब हम इसके राजनीतिक पहलू, संभव संभव राजनीतिक पहलुओं पे आ जाते हैं। एक कारण ये बताया जा सकता है कि आरबीआई अभी तक इंटरवीन कर रहा था और रुपए को गिरने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बात यह है कि हमारी एक जो प्राइवेट बड़े बड़े घराने हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कर रखी, यानी कि डॉलर में लोन ले रखे। ठीक है, अब डॉलर में लोन हर समय मैच्योर होते रहते हैं, उनको उनका रीपेमेंट आता रहता है। जब रीपेमेंट अगर करना होगा और वो डॉलर में रीपेमेंट करना होगा, तो आप रुपया दे करके डॉलर खरीदोगे। तो अगर रुपया मजबूत रहेगा तो कम रुपए से आप डॉलर खरीद सकते हो। तो एक एक इंटरप्रिटेशन ये कहा जा सकता है, कहा जाता जा रहा है कि एक कारण ये रहा है कि हमारे बड़े घरानों को बचाने के लिए उनकी जो भर, क्योंकि उनको रिटर्न करना है, वापस करना है डॉलर वाले लोन, उसमें उनका ज्यादा नुकसान ना हो रुपया के गिरने की वजह से, इसलिए आरबीआई डॉलर मार्केट में बेच रहा था जिसमें रुपया मजबूत रहे। अब क्योंकि डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है, इस वजह से आरबीआई ने निर्णय ले लिया है कि वो गिराएगा, रुपया को गिराएगा। अब जाहिर है जब रुपया गिरता है तो महंगाई दर बढ़ने की संभावना हो जाती, क्योंकि हम भाई देखिए तेल आयात करते हैं, जब तेल आयात करते हैं तो उसको हम रिफाइन करते हैं, तो पेट्रोल डीजल बन जाता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई बढ़ने से जाहिर है सरकार की छवि पे असर पड़ता है, आम आदमी की जेब पे तो असर पड़ता ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार की साख पे असर पड़ता है। जब सरकार की साख पे असर पड़ेगा तो सरकार कुछ ना कुछ तो कदम उठाने की कोशिश करेगी। अब चक्कर यह है कि सरकार के पास बहुत हाथ में औजार या हथियार नहीं है। इन वजहों से सरकार थोड़ा पशोपेश में है। जी नीलू जी, ये है स्थिति, मोटे तौर से ये है। सरकार पसोपेश में है, सरकार की पॉलिसीज की वजह से सरकार बचा नहीं पाई, ये भी बहुत क्लियर है। लेकिन अब आम जनजीवन पर, और लोग कह रहे हैं कि अब रिसेशन आ सकता है, ट्रंप ऑलरेडी जो बड़े बड़े टैरिफ्स अनाउंस कर रहे हैं, तो एक तरफ ट्रंप ने सब चीजों पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी है, तो क्या हम ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? इधर मोदी जी रुपया नहीं बचा पा रहे हैं, उधर ट्रंप की अनाउंसमेंट की वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन को लेकर डर बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या होगा, आम जनजीवन किस तरीके से चलेगा? देखिए, ग्लोबल रिसेशन की स्थिति अभी तो नहीं उत्पन्न हुई है, मगर हो सकती है अगर ट्रंप जी उसी रवैये पे चलते रहे जो रवैया उन्होंने पिछले 8-10 रोज से अपना रखा है, जब से वो सरकार उनकी बनी है, जब उन्होंने शपथ ली। हमें आपको मालूम है कि उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया कनाडा पे। तो मतलब कनाडा और ट्रंप के बीच में कैनेडियन ऑपोजिशन लीडर, प्राइम मिनिस्टर सब मिल करके टूट पड़े हैं ट्रंप पे। ट्रंप मतलब एक तरीके से बचाव की स्थिति में है, मगर शेर बने फिर रहे फिर भी। प्रेसिडेंट शाइनबाउम जो मेक्सिको की हैं, उनके ऊपर भी 25% के टैरिफ लगा दिया गया है। अच्छा, इन दोनों पे 25% का लगा है और चीन पे 10% का लगा है। उसका कारण भी समझ लें आपके श्रोता। बात यह है कि चीन को मालूम है कि चीन अगर सीधे डायरेक्टली अमेरिका को निर्यात करता है कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, तो उस पे केवल 10% लगाया है। मगर कनाडा और मेक्सिको पे ज्यादा इसलिए लगाया क्योंकि चीन ने एक बड़ी होशियार काम ये किया है कि चीन ने काफी निवेश मेक्सिको में कर रखा है, कुछ निवेश कनाडा में भी कर रखा है, जिसके द्वारा, जिन दो देशों के द्वारा अमेरिका में पदार्थ भेजे जाते हैं,
चीन के बनाए हुए, मगर उनको निर्मित कुछ आखिरी असेंबलिंग या कुछ निर्मित किया जाता है मेक्सिको में। तो इससे बचने के लिए वहां 25% लग गया। अब समझ नहीं, अब इसका असर ये होगा, आपको आशंका है, आशंका नाजायज नहीं है, मगर अभी आशंका ही है, वो मतलब असलियत में तब्दील नहीं हुई है, कि इसका असर ये होगा कि एक आगे चलते हुए ग्लोबल रिसेशन हो सकता है। भाई देखिए, पहले ट्रेड वॉर होगी, उसका धीमे धीमे असर होगा, प्रोफेसर क्योंकि मेहरोत्रा, मैं अगर 2-3 पॉइंट्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय मोदी जी क्योंकि रुपए नहीं बचा पा रहे हैं गिरने से, तो इस समय मोदी जी के लिए सबसे बड़े अगर 2-3 चैलेंजेस हैं, उसको अगर आप राजनीतिक मायने में समझा सके, तो मोदी जी के लिए क्या देखिए, राजनीतिक चैलेंज है? जी। देखिए मोदी जी के लिए जो राजनीतिक चैलेंज है, वो तो रोजगार को पैदा करना है और विकास दर को बनाए रखना है। जिन दोनों कामों में वो असफल नहीं। होते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। असफल होते हुए नजर आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरा जो चैलेंज है कि ट्रंप साहब ने धमकी दे ही नहीं, धमकी दे रखी है कि जो उन्होंने कदम उठाए हैं टैरिफ्स के मामले में चीन, कनाडा और मेक्सिको के बाबत, उससे मिलते जुलते शायद 10% के टैरिफ्स भारत पर भी लग सकते हैं, और उन पे निर्णय अगले कुछ हफ्तों में, दिनों में हो सकता है। इस आशंका से इस बजट में आपने परसों देखा नीलू जी कि 37 ऐसे पदार्थ हैं जिन पर टैरिफ भारत ने गिराया है, अकलमंदी करी है। तो मतलब एक तरीके से प्रिएम्प्टिव एक्शन है कि भाई हम पर टैरिफ ना लगे, या तो हम पहले से जो कुछ कदम उठा सकते हैं। तो मतलब वो जो एक तरीके से बंदूक को हमारे तरफ भी पॉइंट किए हुए हैं, निशाना हमारी तरफ भी है उनकी बंदूक का, जिसमें वो चला न दे गोली, बंदूक चला न दे, इसको रोकने के लिए उन्होंने, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि भाई हम 37 पदार्थों। लेकिन प्रोफेसर मेहरोत्रा, क्या अब मोदी जी अब हेडलाइन नहीं बदल सकते? अभी तक तो हम देखते थे वो हेडलाइन मैनेजमेंट कर लेते थे, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है ट्रंप के अनाउंसमेंट्स के बाद कि अब वो चाहे तो अब हेडलाइन भी नहीं बदली जा सकती। हाँ, वो नहीं, हेडलाइन नहीं बदली जा सकती है, क्योंकि हेडलाइन बनाने का काम ट्रंप करेंगे। दुनिया भर में है हेडलाइन ट्रंप बनाने का काम। वो जहां तक भारत का सवाल है, वो वैसे ही वो बहुत माहिर हैं वो। भाई एक ही थैली के चट्टे बैठते हैं, इससे ज्यादा और कहने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, तो वो हेडलाइन बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, तीसरा एक बहुत बड़ा, आपने क्योंकि आप मुझसे चैलेंजेस, चुनौतियों के बारे में हमारे प्रधानमंत्री के सामने पूछ रही थी, मैं आर्थिक चुनौतियों की बात करूंगा। तीसरा बहुत बड़ी चुनौती ये है कि हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तभी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमारे देश में कंजम्पशन डिमांड नहीं बढ़ रही। तो बजट में उन्होंने कहा चलो हम मिडिल क्लास के लिए टैक्स घटा देते हैं, मगर दिक्कत ये है, चुनौती खत्म नहीं हो गई इस मिडिल क्लास के लिए टैक्स घटाने से। क्यों क्यों नहीं खत्म हो गई? खत्म को तो छोड़िए, बहुत बहुत कम मात्रा में उस पर असर आएगा। जो डिमांड घटी हुई वैसे ही चल रही है सालों से, इसलिए कम असर आएगा, क्योंकि हम ये याद रहे कि हमारे देश के केवल 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। अब उनमें से केवल 3 या 3.5, 3.25 करोड़ लोग असलियत में टैक्स देते हैं। 8 करोड़ में से 3-3.25 करोड़ असलियत में जेब से टैक्स निकलता है, सरकार को मिलता है। अब आप सोचिए, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़, 3 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं। हमारे देश का श्रम बल जो है वो 60 करोड़। 60 करोड़ में आप ये कह रही हैं कि 3 करोड़ यानी कि 5% लोग टैक्स दे रहे हैं।
आपने टैक्स घटा दिया। बजट में क्या किया भाई? पर्सनल इनकम टैक्स घट गया, ठीक है ना, फायदा किया आपने, जिससे केंद्र सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ सालाना का नुकसान भी होगा। खैर, अब आपने घटा दिया, अरे मिडिल क्लास खुश हो गई, मगर 5% की कंजम्पशन क्या होगी? आप खुद ही सोचिए कि चुनौती बहुत बड़ी है, और वो चुनौती टलने से बहुत दूर है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि ये 5% की आय बढ़ा देना, हमारी आपकी आय बढ़ा देने से, क्योंकि टैक्स कट गया, क्या हम खपत ज्यादा कर लेंगे? कोई जरूरी नहीं है। हम सेव भी कर सकते हैं। अगर हमने लोन ले रखा है तो हम लोन भी रीपे कर सकते हैं। मान के चलिए, हम कुछ शहरी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोने के एवज में लोन ले रखा होगा, गोल्ड लोन जिसे कहते हैं। तो सोने का दाम बढ़ा हुआ है, तो हम सोच सकते हैं, अच्छा अब हम चलो सोना बेच देते हैं और हम गोल्ड लोन वापस कर देते हैं, तो जो हमें कैश इनकम हुई, टैक्स बच गया, वो हम सेव कर लेते हैं। तो भाई ऐसी स्थितियों में नीलू जी, चुनौती बनी हुई है ना, अर्थव्यवस्था के लिए और विकास के लिए और रोजगार और कंजम्पशन के लिए। तो देखिए, आ, जिस पशोपेश की मैंने शुरू में बात करी, चाहे वो रुपया जो 87 पहुंच गया है, या रोजगार, या विकास दर, वो सारी चुनौतियां बनी हुई हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, हमारा जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, वो सब चिंता में इस समय डूबे होंगे। जी। बस एक आखिरी सवाल मैं करूंगी आपसे कि क्या आज इसको मोदी जी के ऊपर इसका दोष मढ़ना ही सही चीज होगी? क्योंकि साफ बात है कि जो उनकी नीतियां थी वो कारगर नहीं थी, वो रुपए को नहीं बचा पाए। चाहते तो वो उसको लुढ़कने से बचा सकते थे। लेकिन क्या आज आप ग्लोबल फैक्टर्स को दोष देंगे या फिर मोदी जी का सीधा सीधा ये एक फेलियर है? मैंने ग्लोबल फैक्टर्स उनका छोटा ही योगदान है। जो हमारी विकास दर में कमी आई है, जो रुपया गिर रहा है, जो कंजम्पशन हमारे यहाँ बढ़ नहीं रहा है, जो रोजगार नहीं हो रहा है, उसका अधिकतर उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार पर है। कोई दो राय इसमें है ही नहीं। आप अंतरराष्ट्रीय कारणों को थोड़ा बहुत हम आप बता सकते हैं कि उसकी वजह से हो रहा है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, मगर देखिए, चुनौतियां घरेलू अधिक हैं, और क्योंकि आप चुनौतियों से डील नहीं कर पा रहे अगर हैं। अगर सरकार, प्रोफेसर मल्होत्रा, लेकिन अगर सरकार चाहती तो ये आराम से इसको कंट्रोल कर सकती थी। संभवतः संभवतः और मुझे लगता है कि आरबीआई ने काफी ज्यादा ही देर कर दी, बहुत देर तक ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। थैंक यू।